आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे खास मेहमान हैं सावन कुमार। रामानुजन, भैया जी, अख्तर जैसे शानदार किरदारों को निभाने वाले सावन कुमार ने अपने थिएटर करियर की शुरुआत पुणे शहर से की। फिर अपनी रुचि एवं प्रोडक्शन प्रोसेस की बारीकियों को समझने के लिए शिलोंग हॉलीडे होम, फिर लौट आई नागी जैसे टीवी शोज में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। जी टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले शो राम प्यारे सिर्फ हमारे में नेगेटिव लीड कैरेक्टर रहे। साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने क्रिएटिव कंटेंट के साथ एक्टिव रहते हैं। एक्टर्स वो आगे बढ़ने लगे हैं, जो कि बहुत सही चीज़ है और ये मुमकिन हुई है सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है आपको, यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आप खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। सोशल मीडिया पर जब हमारा प्रेजेंस आया, यूट्यूब पर जब हमने 100+ वीडियोस बना दिए, तो हमें कोलैबोरेशन के भी कॉल्स आने लगे। सावन, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। सावन, ये बचपन का ख्वाब था कि एक्टर ही बनना है? तो बचपन में मतलब सभी के ख्वाब होते हैं, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है तो वो चेंज होते जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो मुझे था कि पायलट बनना। जब 10th से पहले मैं पढ़ रहा था, तो 10th के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, पायलट ने उससे भी अच्छा है एनडीए पास होना, एनडीए में एडमिशन लेना, 11th 12th, फिर उसके बाद मिलिट्री ज्वाइन करना, एनडीए ज्वाइन करना। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, ख्वाब भी चेंज होते रहे, क्योंकि एनडीए में हो नहीं पाया क्योंकि इतने सारे मार्क्स थे नहीं। पर उसी के साथ में कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी बहुत था, स्पोर्ट्स हो, ड्रामा हो, एक्टिंग हो। तो स्कूलिंग टाइम से ही मेरी दिलचस्पी रही है एक्टिंग से रिलेटेड, जैसे फैंसी ड्रेस कंपटीशन हो गए। तो तब से ही शुरुआत हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा ख्वाब तो नहीं था कि आगे चल के इसी फील्ड में करूँगा, पर दिलचस्पी थी। सो उससे ही अभी भी परस्यू कर रहा हूँ। एक्टिंग, थिएटर, प्रोडक्शन, ये सारी चीजें चल रही थी, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव होना एंड यूट्यूब पर आमची मंडली क्रिएट करने का आपके मन में ख्याल कैसे आया? जहाँ पर मैं थिएटर में प्लेस कर रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी थिएटर ग्रुप्स के साथ, तो वो करते करते ही हमेशा था कि कुछ तो यार अपना भी करना है। क्योंकि प्लेस तो चल ही रहे थे, बट डिजिटल में भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ रहा था, क्योंकि अभी अभी फ़िलहाल तो देखें तो ज़्यादा डिजिटल चीज़ें ही चल रही है। तो थिएटर के दौरान ही ये ऐसा दिमाग में आया था, जैसे 2016-15 में ही, कि यार थिएटर भी चल रहा है, उसी साथ हम डिजिटली भी कुछ करते हैं। तो तब अमची मंडे था नहीं, क्योंकि अमची मंडे शुरू होके 1-1.5 साल ही हुआ है अभी। तब मैं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पर वीडियोस डालता था ऐसे ही। कुछ सीरीज़ भी मैंने शुरू की, मेक अ विश ट्रू, और फिर वोकल फॉर लोकल। पर तब मैं कर रहा था मेक अ विश ट्रू, तो ऐसे ही कोई अगर मिल गया, जैसे एक हॉर्समैन, मैंने एक एपिसोड किया था जहाँ पे हॉर्समैन का मैं इंटरव्यू ले रहा था और उसकी कहानी लोगों के सामने ला रहा था। तो तब से ही फिर मैंने सोचा क्यों ना इसे ही थोड़ा और समय दे और देखे कि आगे क्या हो सकता है। सो डिजिटल ने हमेशा मुझे, मतलब एक अट्रैक्शन हमेशा रहा है डिजिटल का। सो और मज़ा भी आता है। नए नए एप्लीकेशंस है, इंस्टाग्राम हो गया, उसके बाद यूट्यूब हो गया, और उन्होंने जो वैरायटीज़ दिए हुए हैं वो भी बहुत सही है। आपके YouTube चैनल आमची मंडली में आप किस टाइप का कंटेंट क्रिएट करते हैं, और आपके साथ साथ इस चैनल में और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? सो बेसिकली अमची मंडे जो चैनल है हमारा, मोर वहाँ पर हम फिक्शनल और नॉन फिक्शनल दोनों वीडियोस बनाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे फिक्शनल में हो गया अपना कॉमेडी स्केचेस, छोटे छोटे कॉमेडी वीडियोस, ये सब हम फिक्शनल में कवर करते हैं। उसके बाद हमने नॉन फिक्शनल में कुछ शोज़ भी किए, जैसे बीइंग वोकल फॉर लोकल, एक एप्लीकेशन है गली बॉय, उनके साथ कोलैबोरेट करके हमने एक सीरीज़ बनाई, क्योंकि क्योंकि हमारा भी एक चैनल जो है वो लोकल है। सो ये बहुत कंसेप्ट हमें अच्छा लगा कि बीइंग वोकल फॉर लोकल। तो जितने भी किराना स्टोर्स थे, जो लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा अगर किसी पर मार पड़ी है तो वो है किराना स्टोर, छोटे छोटे कंपनीज, व्यापारी। तो सोचा उनके लिए कुछ तो बनाए। सो हमने ये शो लाया बीइंग वोकल फॉर लोकल।
सो आमची मंडळी इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब चैनल पर हम बहुत अलग अलग चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कॉमेडी वीडियोस हो गए, नॉन फिक्शनल शोज़ हो गए, और आगे चल के हो सके तो वेब सीरीज़ और कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी हम करने की कोशिश करेंगे। और आमची मंडळी टीम जो हमारी ये बहुत सही है। उसमें विवेकानंद है, पायल है, स्वप्निल है, जो सो वी आर बंच ऑफ एक्टर्स एंड राइटर्स जो फिलहाल इस चैनल को चला रहे हैं। आप किस एज ग्रुप को टारगेट करके अपना कंटेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं? मोस्टली हमारा जो कंटेंट होता है वो यूथ ओरिएंटेड ही होता है। सो जो अभी वैक्सीन का चल रहा है 18 to 45 वही है। सावन, जब आपने अपना YouTube चैनल क्रिएट किया था तो स्टार्टिंग टाइम में आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे थे, एंड इस समय में आप क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर रहे हैं? अगर हम अभी के चैलेंजेस देखें तो जैसे कि अभी 1-1.5 साल से कोविड की सिचुएशन की वजह से जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो अपने अपने गांव चले गए हैं या दूसरे स्टेट्स में है, तो कहीं ना कहीं वो डिफ़िकल्टी हो गई है अभी कि जल्दी से हम मिल नहीं रहे। तो हमने ये सोचा क्यों ना हम जूम पर ही वीडियोस बनाए, वीडियो रिकॉर्ड करें। सो कुछ तो भी सॉल्यूशन हमने निकालने की कोशिश की, और उसी फॉर्मेट पर हमने 70-80 वीडियोस बनाए। तो हाँ, डिफ़िकल्टीज तो आए हैं ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन, बट हमने कहीं ना कहीं उसे भी थोड़ा सा पार किया है अपनी। और जब ये शुरुआत की थी, बात ये था कि जब ये शुरुआत की थी ये था कि कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये था एक कि यार होगा कि नहीं होगा, चलो दोस्त लोग हैं, कुछ तो मिलकर बनाते हैं। पर ये भी चैलेंजेस थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसे दोस्त दोस्त है तो टाइम पास में बना दिया। सो हम मोस्टली ट्राई करते हैं कि अगर कुछ कर रहे हैं तो उसे अच्छे तरीके से करें और ज़्यादा दूर की ना सोचे, शॉर्ट टर्म गोल्स कि यार हाँ 1 वीडियो बनाए, 2 वीडियो बनाए, 3 वीडियो बनाए। सो बीच में लॉकडाउन में हमें कंटिन्यूस 70 डेज वीडियोस बनाए और वीडियोस अपलोड किए, क्योंकि हमने तब सोचा था कि हम कंसिस्टेंसी पर ध्यान देंगे। सो हमने कंटिन्यूस 70 डेज वीडियोस बनाए, वीडियोस अपलोड किए। जो जो क्रिएटर्स थे वो अपने अपने घर से वीडियोस बनाते थे, मुझे भेजते थे, मैं एडिट करता था। सुबह वीडियोस आते थे, दोपहर में एडिट, और शाम 5 से 6 बजे अपलोड। तो ये 70 डेज में इतना मज़ा आया ये करने में, और हमने बोला यार कंटेंट मतलब ख़त्म नहीं होना चाहिए। मतलब पहले ऐसा था कि यार बहुत बहुत चीज़ें दिमाग में आ रही है, पर कर हम बहुत कम रहे थे। पर अब ऐसा हुआ था कि यार रोज़ कुछ नया करना है, रोज़ कुछ नया करना है। सो बहुत एक्साइटिंग रहा है अभी तक का सफ़र। ट्रोलिंग, नेगेटिविटी, ऑफेंसिव कमेंट्स को आप कैसे हैंडल करते हैं? 2016 में जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे YouTube चैनल पर मैंने मेक अ विश ट्रू का सीरीज़ शुरू की थी। वहाँ पर मैंने एक वॉचमैन था, उसकी विश पूरी करने की कोशिश की थी। तो एक अच्छा सा वीडियो बन गया था। जो वॉचमैन था ही वॉज फ्रॉम नेपाल। ओके, सो उस वीडियो में उसने कुछ डांस किया था, और जब मैंने अपलोड किया उसे फेसबुक पर 60-70 के व्यूज़ आ गए थे अच्छे खासे, कमेंट सेक्शन भी भरा हुआ था। पर एक पॉइंट के बाद जो ज़्यादा कमेंट्स थे वो कुछ अच्छे नहीं थे कि अरे ये क्या डांस कर रहा है, ये ऐसा नेपाली सॉन्ग होता है क्या, डांस होता है क्या, और गंदे गंदे कमेंट्स आने लगे, लोग गालियाँ देने लगे वहाँ पर। और फिर वो शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे भी रिजल्ट्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो मतलब सबका अपना 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 एक नज़रिया होता है देखने का। वो एक एंटरटेनिंग पर्पस के लिए बनाया था, पर लोगों ने कुछ ज़्यादा ही उसे अदर वे में ले लिया। तो अब लोगों का तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। बस अगर कुछ ऐसे मतलब ऐसे कुछ कमेंट्स आते भी है तो फिर कमेंट ऑप्शन होता है अपने पास, टर्न ऑफ कर दो, या फिर उन्हें बताओ कि यार ये एंटरटेनमेंट पर्पस है। तो मैंने भी वही किया, बताया कि यार इट्स जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, और कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। बट हाँ, वही है कि कुछ अच्छा भी है, पर कुछ जैसे कमेंट्स, क्योंकि सबका अपना अपना व्यू होता है जो वो सोशल मीडिया पर डालता है। कभी कभी फिर अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं लगता। बेनिफिट ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज एन आर्टिस्ट, या यूं कहें कि एज ए सोर्स ऑफ इनकम के बारे में आपका क्या ख्याल है? यहाँ पर सोशल मीडिया पर आप लोगों से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो।
अगर लोगों को पसंद आती है चीज़ें तो वो लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और उन्हें एक एक मोमेंट के लिए मज़ा देता है आपका छोटा सा एक्ट भी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर कमर्शियल एस्पेक्ट देखें तो जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमने बहुत सारे अभी कोलैबोरेशन किए हैं, जैसे गली बाय के साथ किया, अभी ज़रीफ़ा एक एप्लीकेशन है उनके साथ कर रहे हैं। हाल ही में हमने मामा अर्थ एक कॉस्मेटिक कंपनी है, तो उनके साथ कुछ ब्लॉग्स कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स हमारे इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो सोशल मीडिया की देन है एंड इट्स रियली गुड। मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हो, एक कंसिस्टेंसी बरकरार अगर आपने रखी है तो ज़रूर आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे आगे चल के। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के फ्यूचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसे मुझे लगता है आने वाले 5 to 6 ईयर्स जो है सोशल मीडिया एकदम धड़ाकेबाज दौड़ने वाला है, मज़ा आने वाला है, क्योंकि इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। वहाँ पर बहुत से लोगों को मुझे लगता है कमर्शियली काम करने का मौका मिलेगा। जैसे बहुत से ऐप्स भी आ गए हैं, यूट्यूब मोनेटाइजेशन भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जो नए कंटेंट क्रिएटर हैं उन लोगों को अगर आप कुछ टिप्स देना चाहें? मुझे लगता है कि जो भी नए कंटेंट क्रिएटर्स है या जो चाहते हैं आना इस फील्ड में, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने आप को स्किल्ड बनाइए। जैसे कि जो सोशल मीडिया के रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स है वो पढ़िए, एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स पर ध्यान दीजिए, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर। तो देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है और फिर आपको और मज़ा आएगा और फिर आपके अर्निंग के सोर्स भी बढ़ जाएंगे। तो मुझे लगता है ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं इस फील्ड में कुछ करना तो खुद को इक्विप करना बहुत ज़रूरी है, नए स्किल्स के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ, जो राइटिंग के वर्कशॉप्स होते हैं उस चीज़ के साथ, जैसे मैंने कहा एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के साथ। तो ये चीज़ें भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो बेशक आगे चल के थोड़ी आसानी होगी ये सब करने में। सावन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़कर अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सौरभ कि आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि आप सेफ हो, और अभी तो जैसे कोविड का चल रहा है तो प्लीज़ सेफ रहिए और बढ़िया रहिए एंड डू सब्सक्राइब आमची मंडई चैनल। आज हमारे साथ इस टॉक शो पर थे सावन कुमार, जिन्होंने बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उसके इम्पोर्टेंस पर हमसे चर्चा की और हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।